हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। अपना चैप्टर थर्ड चल रहा है। चैप्टर थर्ड सीक्वेंस वाला टॉपिक है। ठीक है, सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम। और इसकी एक क्लास हो चुकी है अनुक्रम की, आज दूसरी क्लास है। तो देखिए, लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया था, सीक्वेंस का डेफिनेशन पढ़ा था और उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे ना, 9-10 एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने आपको। और एक रेंज सेट जो है वो पढ़ लिया था हमने, रेंज सेट के डेफिनेशन पढ़ लिया था ना। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिकॉल कर देता हूं कि रेंज सेट क्या होता है। रेंज सेट या परिसर, रेंज सेट या परिसर क्या है आपके पास, सीक्वेंस के या अनुक्रम के अलग अलग पदों का समुच्चय, अनुक्रम के अलग अलग पदों का समुच्चय परिसर कहलाता है। परिसर कहलाता है, यानी कि सेट ऑफ distinct terms of sequence is said to be is known as range set, is known as range set of sequence। ऑब्वियसली बात है, जब सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस का ही रेंज सेट है। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, कांस्टेंट सीक्वेंस या फिर इसे क्या कहते हो, आचार अनुक्रम। ठीक है, तो आचार अनुक्रम क्या होता है, इफ रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस range set of sequence is singleton set, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए xn का वैल्यू कुछ एक फिक्स कांस्टेंट आ रहा होगा ना। यहाँ पे मैं किससे डिनोट कर लेता हूँ कांस्टेंट को, c से। तो xn किसके बराबर है, c के बराबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वही चीज यदि परिसर में केवल एक अवयव हो, परिसर में केवल एक अवयव हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हो आप, अचर अनुक्रम कहते हैं। या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो xn इज इक्वल टू c फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो ये इतना हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और कुछ सीक्वेंस लिख ली थी, 10 सीक्वेंस लिखी थी ना। तो वहां पे अपने कुछ अब उन्हीं के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे और आगे जो क्वेश्चन है अपने पास, जो एग्जाम्पल है उन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चले आगे। तो अब देखिए, इसके बाद आता है परिबद्ध अनुक्रम या अनुक्रम के उच्चक और निम्नक। हटाएंगे सब। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके अनुक्रम के उच्चक व निम्नक। अनुक्रम के उच्चक तथा निम्नक और परिबद्ध, है ना, या फिर कह सकते हो सुप्रीमम एंड इन्फीमम, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस। इससे पहले हम बाउंड्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बाउंड क्या होते हैं, यानी कि अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया था। लेकिन वहां पे सेट के लिए पढ़ा था, यहाँ पे अपन सीक्वेंस के लिए पढ़ते हैं। तो सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या है। ठीक है, तो देखिए, अपर बाउंड या ऊपरी परिबद्ध,
अपर बाउंड या ऊपरी परिबद्ध। देखिए ए रियल नंबर, ए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, चाहे अल्फा बात करें कुछ भी बात करें, ए रियल नंबर अल्फा is said to be upper bound, is said to be upper bound of sequence xn if xn is less than equal to alpha for all n belongs to natural number, xn less than equal to alpha for all n belongs to natural number। इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम के सभी पद किससे छोटे रहने चाहिए, इस अल्फा से छोटे रहने चाहिए या अल्फा के बराबर रहने चाहिए। ठीक है, तो लिख लें यहाँ पे एक डेफिनेशन हिंदी में लिखें, एक वास्तविक संख्या अल्फा, एक वास्तविक संख्या अल्फा ऊपरी परिबद्ध कहलाती है या अनुक्रम xn का ऊपरी परिबद्ध कहलाता है यदि xn लेस देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ये निम्न परिबद्ध, निम्न परिबद्ध या लोअर बाउंड। ठीक है, तो ऊपरी परिबद्ध जैसे ही सीक्वेंस के टर्म्स को ऊपर नहीं जाने देता, वैसे ही लोअर बाउंड क्या आता है, सीक्वेंस के टर्म्स को नीचे नहीं जाने देता। तो यहां पे लिख सकते हैं ए रियल नंबर बीटा is said to be lower bound of sequence xn if beta less than equal to xn for all n belongs to natural number, for all n belongs to natural number। कोई एक वास्तविक संख्या बीटा सीक्वेंस का निम्न परिबद्ध कहलाता है यदि बीटा लेस देन इक्वल टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद दो छोटी छोटी डेफिनेशन और बात करें सुप्रीमम की। सुप्रीमम यानी कि उच्चक, जैसा वहां पे डेफिनेशन था वही ऐसा ही डेफिनेशन यहां पे। और एक बात कर लेते हैं इन्फीमम की। इन्फीमम मतलब कि आप उसे क्या कहते हो, निम्नक। ठीक है, तो देखिए उच्चक क्या होता है, जितने भी आपके पास अपर बाउंड है, आपने देख लिया था कि जैसे यहाँ पे ये अल्फा अपर बाउंड है, तो अल्फा से जो बड़े वाले जितने भी रियल नंबर हैं वो भी सारे इस xn के क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। ठीक है, ऐसे यदि आपने यहाँ पे सीक्वेंस xn है, इसका बीटा यदि लोअर बाउंड है, तो बीटा से छोटे वाले होंगे वो भी क्या होंगे, इसके लोअर बाउंड होंगे। क्यों, यदि बीटा से कोई छोटा है तो बीटा से जो छोटे हैं, यानी कि जैसे सपोज दैट बीटा -1 छोटा है किससे, बीटा से, और बीटा खुद किससे छोटा है, xn से। तो यहां से लिख सकते हैं हम बीटा -1 लेस देन इक्वल टू xn। तो यहां से क्या मिल गया, बीटा -1 भी एक लोअर बाउंड मिल गया आपको। इसी तरह से अल्फा खुद किससे छोटा होता है, अल्फा +1 से, और अल्फा से छोटे xn है तो सारे xn किससे, अल्फा +1 से या अल्फा प्लस एनी अगर रियल नंबर है ना उसको ऐड कर दिया जाए, तो फिर यहां से अल्फा से बड़े जितने भी रियल नंबर है वो सारे क्या बन जाएंगे, अपर बाउंड मिलेंगे। तो जितने भी अपर बाउंड है उन सब में जो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड है उसे क्या कहते हो आप, सुप्रीमम कहते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड को क्या कहते हो आप, महत्तम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम। अपर का मतलब ऊपरी परिबद्ध, लघुत्तम ऊपरी परिबद्ध। ठीक है, इन्फीमम क्या होता है, इन्फीमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि महत्तम निम्न परिबद्ध, महत्तम निम्न परिबद्ध। तो जितने भी आपके पास लोअर बाउंड है उन सब में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वो क्या कहलाएगा, आपका इन्फीमम कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करें तो करेंगे बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस। इसकी बात करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस, या फिर हम कह सकते हैं उसको परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम। देखिए इसमें एक अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है यदि एक ऐसी वास्तविक संख्या, एक ऐसी वास्तविक संख्या, चाहे तो कुछ भी कोई भी नोटेशन दे लो, यहाँ पे k यूज करो तो k यूज कर लो, एक ऐसी वास्तविक संख्या k विद्यमान है, एक ऐसे विद्यमान हो कि मोड ऑफ xn लेस देन k मे बी इक्वल, हो भी सकता है इक्वल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की, ठीक है। और कुछ फाइनाइट टर्म छोड़ दी भी जाए ना, तो कुछ फाइनाइट टर्म छोड़ने के बाद भी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे, क्लियर है। तो ये आपके पास लोअर बाउंड, अपर बाउंड और ये सब चीजें थी, ठीक है, ओके, नोट कीजिए। इंग्लिश में लिख लें, ए सीक्वेंस xn, a sequence xn is said to be bounded, if there exists real number k such that, if there exists real number k such that mod xn less than equal to k for all n belongs to natural number, for all n belongs to natural number, ठीक है, हटाइए। अनुक्रम के उच्चक और निम्नक हो गए। अब हम जो एग्जाम्पल किए थे ना, उन्हीं को देख लेते हैं कि उनमें से कौन सा बाउंडेड है, कौन सा नहीं है। बाकी और भी आएंगे अपने पास ना, लेकिन जितने हैं अपने पास अभी फिलहाल अवेलेबल ना, वो उनके बारे में कर लेते हैं कि कौन सा बाउंडेड है, कौन सा अनबाउंडेड है, ठीक है। चलिए यदि मैं उस पर कुछ, चलो कर लेते हैं कोई, एक जैसे आपने सीक्वेंस लिखी थी 1/n, याद हो तो सीक्वेंस लिखी थी आपने 1/n, और दूसरा सीक्वेंस लिख लेता हूं -1 की पावर n/n, एक सीक्वेंस n, एक सीक्वेंस -n, 1 + -1 टू द पावर n/n, एक लिखा था आपने यूनिट प्लेस ऑफ 7 टू द पावर n, यूनिट प्लेस ऑफ 7 टू द पावर n, ठीक है। और भी बहुत सारे टर्म्स लिखे थे आपने, एक आपने ये लिखा था अनुक्रम xn इज इक्वल टू 2 यदि n कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और n अदरवाइज, यदि कुछ और है प्राइम के अलावा तो वो सेम नंबर आ जाएगा। इसके लिए आपने एलिमेंट भी लिख लिए थे, n बराबर 1 पे 1, फिर उसके बाद 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, और इस तरह से चलते जा रहा था, ठीक है। और ये भी आपने इसको लिख लिया, n बराबर 1 के लिए -1/n, और ये 1/n, ये n कब ऑड आए तब, और ये n इवन आए तब, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो तो एलिमेंट क्या आएगा, -1 आएगा, -1/3 आएगा, -1/5 आएगा, -1/7 आएगा, एंड सो ऑन। और इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट आ जाएंगे, 1/2 आ जाएगा, 1/4 आएगा, 1/6 आएगा, 1/8 आएगा, 1/10 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके आपने देखे थे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चल रहा था, ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और ये आपके पास क्या था, 1
पहले तो 0 आया था, पहले क्या आया था आपके पास 0 आया था। चलो इसको भी मैं इसी तरह से लिख देता हूं ब्रेक करके, यहां पे लिख दिया आपने 1 माइनस 1/n 1 प्लस 1/n। ठीक है, n कैसा है, जब n ऑड नंबर है तो देखो जब n ऑड नंबर या विषम संख्या आएगी तो ये पावर कितनी रहेगी, इसका जो रिजल्ट आएगा माइनस रहेगा, तो ये यहाँ पे माइनस आ गया। और n इवन रहेगा तो -1 की पावर कुछ इवन नंबर है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस पहले से बाहर है। तो इसके लिए अपने पास एलिमेंट क्या आएंगे, जब n बराबर 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 आएगा। पहले एलिमेंट क्या आएगा इसका 0। नेक्स्ट वाला क्या आएगा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/7, ऐसा। ये वाला आएगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/6, ऐसा ये आ जाएंगी। और यूनिट प्लेस इसके अंदर आपने देख लिया था, एक 7 आया था, फिर उसके बाद 9 आया था, फिर उसके बाद 3 आया था, फिर 1 आया था। ठीक है, और इसके अंदर तो आपको दिख ही रहे हैं, इसके अंदर क्या आया था, एक तो 2 आया है, ठीक है, और 1 प्राइम नंबर नहीं है तो 1 आया है, और उसके बाद जैसे कि फिर नेक्स्ट 4 आए हैं, और उसके बाद 6 आए हैं, और इस तरह से आप लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो कि कंपोजिट नंबर यूनियन कर दो किसके साथ, 1 और 2 का कंपोजिट कर दीजिए 1 और 2। ठीक है, कंपोजिट नंबर है सारे, और साथ के साथ में 1 और 2। क्लियर है, तो प्राइम आएगा तो उसका रिजल्ट 2। 1 जो है ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है, तो 1 पे 1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, बस तो ये आपके पास है। अब ये देखना है कि बाउंडेड कौन कौन सी सीक्वेंस है और कौन सी सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। तो यदि अपन ऐसा कुछ ढूंढ पाते हैं, एक ऐसा के मिल जाए अपने को कि जिसके लिए मोड xn लेस देन के आए, दैट मीन्स जब मोड ओपन करोगे तो ये मिलेगा आपको -k लेस देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल टू के। आपने खूब ऐसे देखा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि यदि मोड x लेस देन 1 है तो आप क्या लिखते हो, -1 x लेस देन 1, यही लिखते थे कि नहीं लिखते। तो यहाँ पे भी मोड ऐसे ही ओपन कर लीजिए, यहाँ पे 1 के की जगह क्या है, यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे k है तो क्या आएगा -k लेस देन k लेस देन 1। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये रिजल्ट। तो अपने को ऐसा देखना है कि सीक्वेंस के हर एक टर्म इससे बड़े हों और इससे छोटे हों। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव है ना, सिर्फ आपको साइन डिनोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई जितना आपके पास k आ रहा है वैसा ही आपके पास -k आएगा। क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखो यहाँ पे बात करें, इसके अंदर देखिए 1 1/2 1/3 1/4 ऐसा आ रहा है। आइए एक चीज बताओ, 1 और 1/2 में सबसे बड़ा कौन है, 1 और 1/2 में बड़ा है 1, 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है 1/2, 1/3 और 1/4 में बड़ा कौन है 1/3। तो ये जो सीक्वेंस है आपके पास कैसे होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है। तो सीक्वेंस अपनी डिक्रीजिंग है, ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम में है। तो सबसे बड़ा मान क्या है इसका 1, तो अपर बाउंड क्या मिल गया इसका 1। तो यहां पे लिख देता हूं अपर बाउंड और लोअर बाउंड, यहां पे लिख देते हैं अपर बाउंड और यहां पे लिख देते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का अपर बाउंड क्या है, इस सीक्वेंस का अपर बाउंड है 1, क्योंकि 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं है यहां पे। और एक चीज देख रहे हो, n जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/n किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। लेकिन कभी भी 0 अटेन नहीं हुआ, तो 0 अटेन नहीं हुआ, लेकिन अपने को इतना पता है कि इसके अंदर जितने भी नंबर है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो 1/n नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 1/n भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल आप 0 के क्लोजेस्ट तो जा सकते हैं, यानी कि 0 के जितना क्लोज जाना चाहते हैं उतना जा सकते हैं, लेकिन 0 कभी भी अटेन नहीं होगा। और यह भी आइडिया लग रहा है हमें कि सारे टर्म्स जो हैं वो 0 से बड़े हैं लेकिन 1 से छोटे। इसके अंदर बात करें तो देखिए -1 -1/3 -1/5 -1/7, इनमें कौन बड़े हैं बताइए। देखो 1/3 जो होता है और 1/7, यदि 1/5 की कंपैरिजन कराएं तो बड़ा कौन है, बड़ा आपके पास 1/3। ठीक है, और लेकिन जब नेगेटिव साइन लगे हैं तो इक्वलिटीज क्या हो जाती है, इनइक्वलिटीज चेंज हो जाती है। तो -1/3 लेस देन हो गया -1/5 के। तो देखो ये -1, ये -1/3 -1/5 -1/7, यानी कि जो ये सीक्वेंस है वो बढ़ते हुए क्रम में है। और एक आप यहां पे देख रहे हो 1/2 1/4 1/6, तो यहां पे आप देख रहे हो तो ये घटते हुए क्रम में इसके अंदर सबसे बड़ा मान जो है वो 1/2 है।
इसके अंदर सबसे बड़ा मान क्या है 1/2, इसमें सबसे कम मान क्या है -1। तो सारे टर्म्स जो है -1 से बड़े हैं और 1/2 से छोटे हैं। तो अपर बाउंड मिलेगा आपको 1/2। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूं, पहले लोअर बाउंड लिख लेते हैं फिर अपर बाउंड लिख लेते हैं इसको, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें, ये लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड। तो इसका लोअर बाउंड मिला अपने को 0 और इसका अपर बाउंड मिला अपने को 1। इसका लोअर बाउंड क्या मिल जाएगा आपको -1 और अपर बाउंड क्या मिल जाएगा आपको 1/2, क्योंकि 1/2 से कोई भी बड़ा नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पे और -1 से कोई भी छोटा नंबर नहीं है। तो लोअर बाउंड -1 और 1/2 इसका अपर बाउंड। इस वाले में देखिए, इस सीक्वेंस के लिए देखिए, देखो 1 2 3 4 5 6 ये लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्या कभी टर्मिनेट हो रहा है या कहीं पे खत्म हो रहा है? तो n तो हमारे पास नेचुरल नंबर में से है ना, तो यहां से आपके पास लोअर बाउंड मिलता है आपको 1 और अपर बाउंड कोई भी एग्जिस्ट नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डज नॉट एग्जिस्ट, अपर बाउंड नहीं है। इस वाले सीक्वेंस में देखिए -1 -2 -3 -4 -5 ये नंबर क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड में जाते हो तो नंबर्स डिक्रीज होते हैं यानी कि कम होते हैं। तो इसका सबसे जो बड़ा मान है वो क्या है? -1 है। तो सबसे बड़ा मान हो गया इसका -1 और सबसे छोटा मान कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहां पे लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं यहां पे। तो देखिए एक चीज मेरे को बताइए, ये 0 आया, फिर 1 -1/3 1 -1/5 1 -1/7। अभी अभी आपने देखा था कि -1/3 जो होता है और -1/5 इन दोनों में रिलेशन होता है कि कौन बड़ा है? आपके पास -1/5 बड़ा है, ठीक है। और देखो इन दोनों में ऐड कर दो 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो बड़ा कौन सा आएगा? 1 -1/5। बड़ा क्या है आपके पास? 1 -1/5 बजाय किसके? 1 -1/3 से। क्लियर है? तो देखो ये सीक्वेंस जो है यानी कि यहाँ पे जो टर्म्स है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है और सारे क्या है? 0 से बड़े। और यहाँ पे देखिए जरा 1 + 1/2 1 + 1/4, अपने को ये भी पता है कि 1/2 जो होता है वो बड़ा होता है किससे? 1/4 से, ठीक है। और दोनों तरफ 1 ऐड कर दोगे तो इनइक्वालिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 1 + 1/2 बड़ा है, 1 + 1/4 छोटा है। ये वाला जो काम है ये आपके पास कम होता जा रहा है, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो एक चीज मेरे को बताइए, ये बढ़ता हुआ जा रहा है और सबसे कम मान यहाँ पे 0 मिला है आपको। सबसे कम मान क्या मिला है? यहाँ पे 0 मिला है। तो क्योंकि 0 से छोटा कोई नंबर नहीं है तो लोअर बाउंड इसका हो गया 0 और अपर बाउंड बताइए कितना हो जाएगा? अपर बाउंड होगा आपके पास 1 + 1/2, क्योंकि सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही मिली है और बाकी तो ये कम होते जा रहे हैं। तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2, ठीक है। आया समझ में? और इस सीक्वेंस का तो आपको दिख ही रहा होगा कि लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है। इसमें तो टोटली 4 एलिमेंट है, तो सारे 1 से बड़े हैं और 9 से छोटे हैं। तो 1 से बड़े और 9 से छोटे। क्लियर? इस वाले में बात करें तो देखिए, इस वाले में बात करें तो देखो सारे क्या है आपके पास? 1 से बड़े नंबर आ रहे हैं सारे, है ना। और इसका क्या अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है? अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लोअर बाउंड तो इसका 1 हो जाएगा और अपर बाउंड इसका डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो किसी भी सीक्वेंस का यदि आपके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता है तो उसे कहते हैं हम बाउंडेड सीक्वेंस। उसे क्या कहते हैं आप? बाउंडेड सीक्वेंस। तो देखो लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट है, तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी? बाउंडेड। ये भी सीक्वेंस कैसी हो जाएगी? बाउंडेड। ये वाली नॉट बाउंडेड या फिर आप इसे कह सकते हो अनबाउंडेड, अनबाउंडेड। ये वाली भी कैसी है? अनबाउंडेड है। ये बाउंडेड है आपके पास, ये भी बाउंडेड है आपके पास, और ये सीक्वेंस कैसी है? अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। बीडीडी का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, है ना। बाउंडेड, बाउंडेड है ये, है ना। बीडीडी मतलब बाउंडेड, ठीक है। तो पता लग गया शायद आपको कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होते हैं सीक्वेंस के। सीक्वेंस को बाउंडेड कब कहते हैं, ठीक है। तो यदि सीक्वेंस में लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो सीक्वेंस कैसी होती है? बाउंडेड सीक्वेंस होती है। और यदि कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट ना करे चाहे अपर बाउंड एग्जिस्ट ना करे, तो अपने पास सीक्वेंस कैसी हो जाती है? अनबाउंडेड हो जाती है।
ठीक है, और जो वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी कि अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता तो अनबाउंडेड हो जाती है अबव, और यदि लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता तो कहते हैं अनबाउंडेड बिलो। तब क्या कहते हैं? अनबाउंडेड बिलो। आया बात समझ में? ठीक है, ओके। एक सीक्वेंस और बात कर लेते हैं, इसका टाइम। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है आपके पास n अपॉन n प्लस वन, ये सीक्वेंस है n अपॉन n प्लस वन। तो इसके रेंज सेट लिखिए, देखो n बराबर जैसे आप 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2। नेक्स्ट 2 रखोगे तो यहाँ पे ऊपर बनेगा 2 और यहाँ पे बन जाएगा 3। नेक्स्ट वाला आपके पास 3 अपॉन 4, नेक्स्ट वाला 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 6, 6 अपॉन 7, 7 अपॉन 8, 8 अपॉन 9, और इस तरह से ये सीक्वेंस आपके पास चलती रहेगी। ठीक है, तो ये अपने को देखना है कि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड। तो एक चीज बताओ मेरे को, इसका अपर बाउंड यानी कि ऊपरी परिपद क्या होगा? गाइस आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाला टर्म है यानी कि न्यूमरेटर जो है आपके पास अंश, वो हमेशा हर से डिनोमिनेटर से छोटा है। देखिए 1, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो नीचे हमेशा ही बड़ा है और ऊपर क्या है आपके पास है? छोटा है। ठीक है, तो जब आपके पास आपको ये पता है कि जो n होता है वो छोटा होता है किससे? n प्लस वन से, तो आपको ये भी पता होगा कि जब n प्लस वन दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो यहां पे किससे लेस देना जाएगा? 1 से। तो n अपॉन n प्लस वन ओवरऑल किससे छोटा हो गया? आपका 1 से छोटा हो गया। कहीं पे भी देख लीजिए 1 कभी भी नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, अब एक बार जरा ये भी देख लीजिए कि इन दोनों में से बड़ा यानी कि सीक्वेंस बढ़ते हुए क्रम में है, छोटे या घटते हुए क्रम में है। तो देखो 1/2 का वैल्यू, 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 0.5 होता है। 2/3 का वैल्यू निकालते हो तो 0.67 होता है। कर लोगे ना? 3 6 जा 3 6 18 हो जाएंगे, 2 20, फिर 3 6 18, 0.6666 आएगा, है ना? तो यहाँ पे मैंने टर्मिनेट करने के लिए 0.67 लिख लिया। 3/4 निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा? 4 4 7 जा, फिर 2 बच गए, फिर 4 4 जा, 4 5 जा, आ जाएगा सीधा 0. क्या आएगा? 75। तो देखिए ये हमारे पास बढ़ते हुए ऑर्डर में, ये अपने पास जो नंबर है वो सारे कैसे ऑर्डर में? बढ़ते हुए ऑर्डर में। तो देखिए सबसे छोटा क्या मिल गया? 1/2, और ये भी मिल गया अपने को कि 1 से बड़े कोई नंबर नहीं है, तो अपर बाउंड इसका मिल गया 1, लोअर बाउंड मिल गया इसका 1/2। ठीक है, तो लिख दें अपर बाउंड क्या है इसका? 1, और लोअर बाउंड क्या है इसका? इसका लोअर बाउंड है 1/2। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि 1/2 से सारे तो सारे बड़े हैं, बराबर भी है, तो ठीक है, ये सीक्वेंस xn हो गया। और 1 से क्या है आपके पास? छोटे, क्योंकि 1 से तो कोई बराबर है भी नहीं। ठीक है, तो 1 से छोटा। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए देयरफॉर सीक्वेंस xn कैसी हो गई? बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। सीक्वेंस xn कैसी हो गई? बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, बाउंडेडनेस ऑफ सीक्वेंस। बाउंडेडनेस ऑफ सीक्वेंस क्लियर है, यानी कि अपने अनुक्रम के परिबद्ध थे। और अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।